Good morning all of you. This is Amit Sudhar, Faculty of Physics in Synthesis Institute, Bikaner. These are my qualifications. आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस की ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है सिंडिजी। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इस एप्लीकेशंस में सिंडिजी में आपको कुछ कोर्सेज फ्री मिलेंगे और कुछ कोर्सेज पेड मिलेंगे, ओके बच्चों। और जो सारे के सारे कोर्सेज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जो कोर्सेज का क्राइटेरिया है वो हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है बच्चों। फर्स्ट है आपके मेडिकल कोर्सेज एंड सेकंड है इंजीनियरिंग कोर्सेज। जैसा कि आप देख सकते हैं मेडिकल कोर्सेज के अंदर डायनेमिक, मोमेंटम एंड एंथेसिस। डायनेमिक जो कोर्स है वो टारगेट मेडिकल वाले बच्चों के लिए है जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं। मोमेंटम जो है वो 12th बायो जो 12th में है, और एंथेसिस 11th बायो स्टूडेंट्स के लिए है, ओके बच्चों। इंजीनियरिंग कोर्सेज जो हैं जो थर्स्ट टारगेट के लिए है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, इंटेंसिटी 12th के बच्चों के लिए है, और इम्पल्स 11th मैथ्स के बच्चों के लिए है, ओके बच्चों। जो कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पर मंथ चार्जेस हैं, ठीक है। जैसे डायनेमिक कोर्सेज के चार्जेस, मोमेंटम कोर्सेज के चार्जेस एंड एंथेसिस कोर्सेज के चार्जेस, ये सारे के सारे मेडिकल कोर्सेज के चार्जेस हैं। आगे इंजीनियरिंग कोर्सेज के जो चार्जेस हैं, जो पेड कोर्स हैं, ये सब उनके चार्जेस हैं। थ्रस्ट कोर्स के चार्जेस, इम्पल्स कोर्स के चार्जेस एंड इंटेंसिटी कोर्स के चार्जेस। इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.synthesis.ac.in, ठीक है बच्चों। और यूट्यूब पे भी आप विजिट कर सकते हैं, और हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बच्चों ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो सिंथेसिस के स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, और ये हमारा हेड ऑफिस का एड्रेस है, और ये DLP सेंटर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन है, ओके बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। माइनर 3 के फिजिक्स सेक्शन के टेस्ट के सॉल्यूशन जो है उसको लेकर के मैं एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए मैन इज वॉकिंग ड्यू टू ईस्ट एट ए रेट ऑफ 2 km/h. द रेन appears to him to come down vertically at the rate of 2 km/h. The actual velocity and direction of the rainfall with the vertical respectively are. ओके बच्चों, अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक चीज समझाई थी, हमेशा डायग्राम ही फिजिक्स में सबसे बड़ा हथियार है अपने पास। अब मैन चल रहा है ईस्ट की ओर 2 km/h से, ओके बच्चों, मेंशन कर दिया। रेन इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। रेन जो इसको अपीयर हो रही है, अब जब कभी भी अपीयर हो रही है या फिर इसके रेस्पेक्ट में आ रही है तब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, तब मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ओके बच्चों। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इक्वेशन लिख दीजिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन, ओके बच्चों। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, -2j कैप, ओके। यहाँ के हिसाब से -2j कैप आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस कितना 2i कैप, इसको इधर ले जाइए VR, ओके बच्चों। तो 2i कैप -2j कैप, ठीक है। इसका जब आप मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो आपके पास आई थिंक 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो आई थिंक 2√2 आ जाएगा बच्चों। और जो एंगल की जब आप बात करते हैं तो वर्टिकल के साथ में जो एंगल है वो एंगल कितना बन जाएगा आपके पास, 45 डिग्री, ओके बच्चों। कितना बन जाएगा, 45 डिग्री। तो फर्स्ट विल बी योर आंसर। चलिए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ओके बच्चों। एक ट्रेन है जो ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। एक कार दे रखी है आपको जो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, ओके बच्चों, नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। ये आपके कार होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी खास बात, दोनों की स्पीड सेम है। तो लेट अज्यूम इसकी भी कर देता हूं और इसकी भी कर देता हूं, ओके बच्चों। अब ये क्या पूछ रहा है, द ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ द कार टू द पैसेंजर इन द ट्रेन, ठीक है। तो कार की जो डायरेक्शन, मैंने कहा जिसके रिस्पेक्ट आपको देखना हो, जिसके
और मतलब आप जो ऑब्जर्व करना चाह रहे हो तो वहां पे आपको जाके बैठना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो डायग्राम है मैं आपको बताना चाहूँ इसी का जस्ट ऑब्जर्व करने के लिए, तो ये ट्रेन की डायरेक्शन बनेगी और ये आपके कार की डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। क्यों, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अब कार के पास में ट्रेन की जस्ट इस डायरेक्शन के अंदर जो ट्रेन की वेलोसिटी थी, ट्रेन को रोक दो, उसके जस्ट उल्टी डायरेक्शन में इसको दे दो, ठीक है। ट्रेन को रोक दो, अब आप इसके साथ में बैठ गए पैसेंजर के साथ में। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर के ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है आपको, तो आपको उस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव सोचना पड़ेगा। तो रिलेटिव जब आप सोचोगे, सापेक्ष आप जब सोचोगे, तो क्या करना होगा, आपको उसके पास जाके बैठना। जैसे आप उसके पास जाके बैठे तो आप तो स्थिर हो गए, लेकिन कार के पास अब क्या होगा, ट्रेन की जो वेलोसिटी आ रही थी v, वो जस्ट इस डायरेक्शन के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो इन दोनों का नेट, आई थिंक दोनों की स्पीड यदि सेम है तो इन दोनों का नेट इस तरफ आएगा। तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये आप ईस्ट लेके चल रहे थे, ये आप नॉर्थ लेके चल रहे थे, ये नॉर्थ हो जाएगी, ये वेस्ट हो जाएगी, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के आस, ठीक है। पश्चिम उत्तर दिशा, सेकंड विल बी योर आंसर। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा, मेरे सारे वन शॉट के वीडियोस के अंदर मैंने आपको समझाया था कि जब कभी भी किसी के रिलेटिव आप सोचोगे तो आप जिसके रेस्पेक्ट में सोच रहे हो वहां पे जाके आप बैठ जाओ। जैसे ही आप बैठते हो तो वो आपके लिए स्टेशनरी हो गया, मींस उसकी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आप जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको दे दोगे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति शांत जल में 3 किमी पर आवर से तैर सकता है यदि वह 2 किमी पर आवर की दर से बहती हुई 500 मीटर चौड़ाई वाली नदी को पार करना चाहता है। यदि तैराक हमेशा नदी की प्रवाह से 120 डिग्री का कोण बनाए हुए तैरता है तो नदी को पार करने में लिया गया समय होगा। एकदम सिंपल 2D मोशन के अंदर मैंने आपको ये करवा रखा है। देखिए अब ध्यान से, इसकी चौड़ाई कितनी है, 500 मीटर, ओके बच्चों। अब देखिए ये नदी के प्रवाह से, ठीक है, नदी की जो स्ट्रीम चल रही है, रिवर का जो फ्लो है, उस फ्लो से 120 डिग्री के ऊपर मूव कर रहा है। इसकी खुद की स्पीड क्या है, 3 किमी पर आवर, ठीक है। और जो रिवर का जो फ्लो है उसकी स्पीड कितनी है, 2 किमी पर आवर, ओके बच्चों। अब देखिए यदि ये टोटल 120 डिग्री है तो ये तो बच्चों 90 डिग्री होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है, 120 माइनस में 90 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री हो गया और अब इसको पार करने में कितना समय लगेगा, देखिए ध्यान से। यदि मैं टाइम की बात करूं तो डिस्टेंस कितनी है, 500 और अपॉन में 3 cos 30 डिग्री। क्या मैं सही लिख रहा हूं? अब देखिए 500 मीटर में चल रहे हैं अपन, तो ये 3 किमी अपने को चेंज करना होगा, 3000 इंटू में cos 30 √3/2 कितना, √3/2। √3 में नीचे लिख दिया, 2 ऊपर लिख दिया। अब देखिए ओके बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 1/3 आवर। ओके, मैंने ओनली मीटर में चेंज किया है, टाइम को चेंज नहीं किया है, तो टाइम आवर में ही आएगा मेरे पास। ओके बच्चों, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब ए पार्टिकल इज dropped from a height and another particle B is thrown into horizontal direction with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड from the same height। एक तो पार्टिकल को ड्रॉप किया है, एक पार्टिकल को किसी भी हाइट को आप अज्यूम कर लो, एच अज्यूम कर लो। इस पार्टिकल को अपन ने 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, ठीक है बच्चों। अब करेक्ट स्टेटमेंट अपने को चूज करना है। बोथ पार्टिकल विल रीच एट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, दोनों कण धरातल पर एक साथ पहुंचेंगे, एकदम सही, क्योंकि इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, 0, और इसके पास भी वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। क्यों, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट इसके पास भी क्या है, 0। तो समय वाला अपना राइट आंसर होगा। अब अगले वाले भी देख लेते हैं। दोनों कण धरातल पर समान चाल से टकराएंगे, एकदम गलत, क्योंकि इसके पास जो चाल होगी, ठीक है, ये यदि ओनली वर्टिकल डायरेक्शन की चाल रखेगा Vy, लेकिन यहाँ पे ये जब धरातल से टकराएगा तो बच्चों दोनों तरह की चाल रखेगा, ये Vx तो रखेगा ही और Vy भी रखेगा। जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा तो अपन ये नहीं कह सकते कि दोनों के दोनों समान चाल से टकराएंगे। तीसरा देख लेते हैं, एक कण ए बी की तुलना में धरातल पर पहले पहुंचेगा, टाइम दोनों का समान होगा तो पहले कैसे पहुंचेगा। ओके बच्चों, तो फर्स्ट विल बी योर आंसर। आगे देखिए, ए राइफल शॉट ए बुलेट विद ए मजल वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड एट ए स्मॉल टारगेट 400 मीटर अवे, द हाइट अबव द टारगेट। ठीक है, अब देखिए
एक बंदूक जिसकी मजल वेलोसिटी बच्चों वो वेलोसिटी होती है जिसे आपने मतलब फायर किया, ठीक है। तो बुलेट जिस स्पीड से आपकी जो गन है उसके बैरल को छोड़ती है उसको बोला जाता है मजल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो मजल वेलोसिटी है वो मेरे पास है 400 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को देखो इस हिसाब से सॉल्व करेंगे अपन। जैसे यदि मैं मान लेता हूं कि ये टारगेट एकदम सामने है मेरे पास, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है 400 मीटर, और देखो यदि मैं एकदम स्ट्रेटली यदि फायर करता हूं तो धीरे धीरे नीचे जाएगी। अब जितना ये नीचे जा रही है यहां पे स्ट्राइक करेगी, तो जितना ये नीचे जा रही है उतनी मेरे को ऊपर रखनी है। जैसे ही मैं उतना ऊपर कर लूंगा तो डायरेक्टली टारगेट पे हिट कर जाएगी। यहां से यदि मैं देखूं तो ओनली हॉरिजॉन्टल को यदि मैं सॉल्व करूं, देखो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वेरी कर जाती है चीजें। हॉरिजॉन्टल जो है ये मेरे को क्या दे देगा, टाइम दे देगा। अब देखना ध्यान से, टाइम कैसे देगा, 400 मीटर की तो डिस्टेंस हो गई और 400 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया बच्चों मेरे पास, वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हो आप। तो 1 सेकंड के अंदर ये पार्टिकल यहाँ हिट करना चाहिए। जो y है y मेरे लिए क्या आ जाएगा, हाफ GT²। क्यों, अभी यहाँ पे यदि बात की जाए तो उससे y नीचे ये स्ट्राइक कर रहा है, और यदि स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूं तो आपकी बुलेट के पास सिर्फ और सिर्फ क्षैतिज वेग है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेग है, वर्टिकल में ऊर्ध्वाधर के अंदर वेग नहीं है इसके पास, ठीक है। तो अब ऊर्ध्वाधर के अंदर यदि वेग नहीं है इसके पास, तो मैं यदि ऊर्ध्वाधर की दूरी की बात करूंगा तो मैं ut प्लस हाफ AT² के अंदर ut वाली टर्म को 0 ले सकता हूं। तो हाफ GT² डायरेक्टली मैं सॉल्व कर लेता हूं, 1/2 × 10 × 1 का स्क्वायर। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 5 मीटर। ओके बच्चों, सेकंड विल बी योर आंसर। आगे चलें। चलिए बच्चों देखिए, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। किसी भी रैंडम हाइट ले लो, 20 मीटर पर सेकंड से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो अब क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइम आफ्टर द प्रोजेक्शन इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड आर इक्वल। तो क्या ये नहीं कहना चाह रहा मेरे से, तो Vy मेरे पास क्या हो जाना चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक स्थिति की बात करूं मैं, इनिशियल कंडीशन की बात करूं तो Vy मेरे पास क्या है 0, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से u = 0 से ड्रॉप करवा दूंगा, ठीक है। यदि u = 0 से ड्रॉप करा तो v = u + 80 इक्वेशन लगेगी, u 0 हो जाएगा। 80 तो लेकिन लग ही रहा है ना, g तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड वर्क कर ही रहा है। 1 सेकंड के लिए वर्क करेगा 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के लिए वर्क करेगा 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के लिए वर्क करेगा 30 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के लिए वर्क करेगा 40 मीटर पर सेकंड। याद रहेगा। तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा। तो अभी जस्ट अपन ने देखा टाइम कितना लग जाएगा मेरे पास, 20/10 = 2 सेकेंड। ठीक है बच्चों, फर्स्ट विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। इफ ए पर्सन कैन थ्रो ए स्टोन टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ h मीटर वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली। अब ये जो मैक्सिमम हाइट है ये वर्टिकली फेंक रहा है, ठीक है। तो वर्टिकली के लिए क्या फॉर्मूला होता है, u²/2g, सही है ना, u²/2g, यही अपन लेके चलते थे। फाइनली जाकर के स्पीड क्या हो जाती थी, फाइनली जाकर के स्पीड 0 होती थी, ठीक है। तो v² = क्या आता था 2gh, तो h क्या आता था v²/2g। तो यहाँ पे यदि आप u लेके चल रहे हो तो u²/2g ले लीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देन द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच इज कैन थ्रो द हॉरिजॉन्टली। अब देखो रेंज की बात करना चाह रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लेकिन मैक्सिमम रेंज की बात करना चाह रहा है ये। यदि ये मैक्सिमम रेंज की चर्चा करना चाह रहा है तब ये क्या है, u²/g नहीं होगा। याद कीजिए थीटा यदि 45 डिग्री होता है तो रेंज के फॉर्मूले में 2 थीटा आने से ये sin 90 डिग्री बन जाएगा। sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1, याद आ जाएगा। अब आप खुद सोच के देखिए, u²/g मेरे को चाहिए और h क्या है u²/2g। तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ 2h, मैं बिगर h लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे स्मॉल h दिया हुआ है, 2h ले लीजिए, ठीक है। थर्ड विल बी योर आंसर। आगे देखिए, ए स्टोन थ्रोन एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्षैतिज से थीटा कौन से फेंका गया, पत्थर। अधिकतम ऊंचाई s तक पहुंच सकता है तो पत्थर का उड्डयन काल होगा, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई बोल रखी है इसने, तो अधिकतम ऊंचाई के लिए वापस लिख लीजिए। लेकिन अब थीटा कौन से प्रोजेक्ट किया है, u²/2g नहीं आएगा। अब क्या आएगा, u² sin² थीटा अपॉन में
2g, क्योंकि थीटा से यदि प्रोजेक्ट किया जाता है तो क्षैतिज घटक क्या होता है, u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, u sin थीटा, ठीक है ना। लेकिन खास बात क्या होती है, एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज के साथ में एंगल थीटा हो तो क्षैतिज घटक u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा। लेकिन यदि ऊर्ध्वाधर के साथ में एंगल थीटा हो तो ऊर्ध्वाधर घटक u cos थीटा और क्षैतिज घटक u sin थीटा, वो चेंज हो जाएगा। एंगल का ध्यान रखना भाई, ये क्षैतिज के साथ में बोल रहा है तो मैं ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं तो यहाँ क्या जाता है, u² cos थीटा बाई 2g। चलिए आगे चलें। अब t की बात कर रहा है, ये टाइम की वैल्यू अपने को निकालनी है। ऑप्शन से मेरे को ये फील आ रही है, ये मेरे को फील आ रही है ऑप्शन से कि मेरे को h की फॉर्म में खेलना होगा। अब देखिए कैसे खेलेंगे। t जो है वो होगा 2u sin थीटा बाय g, ठीक है बच्चों। मैं क्या करता हूँ, t का स्क्वायर कर दूँ। t का यदि मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4u² sin² थीटा अपॉन में g²। बात समझ में आ रही है। अब मुझे h की फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाना है तो क्या मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और साथ ही g से भी मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, अपॉन में 2g चाहिए, तो g से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये g जो है ये इस g को उड़ा देगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखना ध्यान से, ये जो 2 है ये इधर मिक्सिंग में आ जाएगा, तो ये देखिए इक्वेशन जो है आपके पास क्या बन जाएगी, देखो 4u² sin² थीटा अपॉन में 2g, ठीक है बच्चों, ये बन गई। और यहाँ जो ये तो 2g मैंने यहाँ ले लिया और इनटू में क्या आएगा 2 अपॉन में g। बात समझ में आ रही है। अब देखिए ध्यान से, u² sin² थीटा अपॉन में 2g, ये क्या है मेरे पास, बिगर h, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 8h बाय g। जैसे ही मैंने लिखा क्वेश्चन ही मेरा सॉल्व हो गया। t² इज इक्वल टू 8h बाय g, t इज इक्वल टू 2√2h बाय g। क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, हुआ बच्चों। सेकंड विल बी योर आंसर। आगे चलें। देखिए 9th, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी v सच दैट इट्स रेंज ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, मतलब इसकी रेंज जो है इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय, मतलब 2 टाइम्स है हाइट के। रेंज निकालिए भाई, 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन में g, ये तो आ गई रेंज। 2 टाइम्स किसके है, हाइट के, u² sin² थीटा अपॉन में 2g। बात समझ में आ रही है। अब देखिए u² से u² उड़ गया, एक साइन से एक साइन उड़ गया, इस 2 से ये 2 उड़ गया, g से g भी उड़ गया। तो आई थिंक जब मैं इस cos को यहाँ लेके जाऊंगा तो tan थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास 2। बात समझ में आ रही है। कभी भी फिजिक्स में tan थीटा 2 है, tan थीटा 4 है, tan थीटा 3 है, टेंशन नहीं लेना, हमेशा एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देना। tan थीटा 2 का मतलब क्या है, 2/1 मीन्स इसका परपेंडिकुलर क्या है 2, बेस है 1, तो ये क्या आ जाएगा 5। जैसे ये ट्राइंगल ड्रॉ होगा, अब आपको sin थीटा चाहिए, sin थीटा 2/√5, cos थीटा चाहिए 1/√5, इजीली निकाल लोगे आप, ठीक है। अब देखिए वापस ये रेंज के बारे में ही मेरे से इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा है, तो 2 इंटू में u² बाई g, ये तो मैं लिख लेता हूं। अब देखिए sin थीटा कितना 2/√5, cos थीटा कितना 1/√5, तो अब ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई करके 4u² बाई 5g। क्वेश्चन एंड हो चुका है बच्चों, आंसर आ चुका है आपका। फर्स्ट विल बी योर आंसर। ओके बच्चों, आगे चलें। ये फंडा हमेशा ध्यान रखना, कई जगह ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे tan थीटा जो है वो एग्जैक्टली आपके 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा। जैसा है आपको ये दिखे उसी से मैं ट्राइंगल बना लो, 4/1 कर दो। परपेंडिकुलर उसका जो भी आपको क्वांटिटी दे रखी है वो परपेंडिकुलर ले लो, अपॉन के अंदर 1 कर दो और रूट उसका निकाल लो, ठीक है ना। सिंपल पाइथागोरस से √1² प्लस में 2², पाइथागोरस से निकालोगे, फिर आप साइन चाहिए कॉस चाहिए, इजीली निकाल लोगे। फर्स्ट विल बी योर आंसर। अब देखिए एक कण को क्षैतिज से उन्नयन कोण अल्फा पर फेंका जाता है, जरा t सेकंड पश्चात ये बीटा उन्नयन कोण बनाते हुए प्रेषित किया जाता है। यदि इसे प्रक्षेपण बिंदु से देखा गया है तो कण का प्रारंभिक वेग होगा। सबसे बड़ी खास बात जो है यहाँ पे tan बीटा वेलोसिटी वाला नहीं लगाना है बेटा, यहाँ पे पर्टिकुलर ये कहना ये चाह रहा है, ये ध्यान देना, ये बच्चों कहना ये चाह रहा है कि पहला इसका जो एंगल था, फर्स्ट जो एंगल था वो क्या था बच्चों, अल्फा।
अब लेकिन बीटा तो हुआ तो है, लेकिन ये जो है y और ये है x, ये एंगल ये है बीटा। बात समझ में आ रही है? ये एंगल क्या है? बीटा। तो tan बीटा में लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? y बाय एक्स। y जो है u, ये u से फेंका है तो इसका इस तरफ वाला घटक क्या हो जाएगा? u साइन अल्फा। इस तरफ वाला घटक क्या हो जाएगा? u cos अल्फा। ठीक है, तो u साइन अल्फा वाले को यदि मैं सॉल्व करना चाहूं तो u साइन अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन क्षैतिज की बात भी तो कर रहा है ये, x क्या हो जाएगा? u cos अल्फा इंटू में t। बात समझ में आ रही है? मैंने सिंपल ये x जो है ये क्या होगा? क्षैतिज वेग इंटू में टाइम, किसी t टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जिस टाइम के अंदर tan बीटा मिलेगा अपने को, ठीक है ना, अज्यूम करके लिया है मैंने। अब देखिए आप, अब tan बीटा को मैं किस में चेंज कर सकता हूं? साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा, चेंज कर दिया मैंने। अब एक टी से टी उड़ा दो, सारे उड़ जाएगा भाई। अब सारे के सारे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। अब देखिए u cos अल्फा साइन बीटा इक्वल टू u साइन अल्फा cos बीटा, ठीक है, और माइनस का साइन हाफ जी टी cos बीटा। क्या ये सही लिखा है मैंने? अब ध्यान से देखना, ये वाली क्वांटिटी मैं इधर ले आता हूं, ये वाली क्वांटिटी इधर ले आता हूं, ठीक है। तो जी टी कॉस बीटा अपॉन में 2 इज इक्वल टू यू कॉमन ले लो, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ऐसा कुछ देखा देखा नहीं लग रहा क्या आपको? याद कीजिए साइन ए प्लस माइनस बी के फॉर्मूले, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। याद आया? बस वही अप्लाई करना है। यहाँ क्या आ जाएगा? साइन माइनस का साइन है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और यहाँ पे जी टी कॉस बीटा अपॉन में 2 आ जाएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ से आपके पास u की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? जी टी कॉस बीटा बाय 2, जी टी कॉस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, थीम समझ में आ गई। ये पर्टिकुलर ये वाला एंगल जानना चाह रहा है तो अपने को जो दूरी है, दूरियों से ही खेलना पड़ेगा यहाँ पे गेम सारा। ओके बच्चों, आगे चले। अब देखिए, दो प्रक्षेप्य ए तथा बी को समान बिंदु से क्रमशः v तथा v/2 वेग से, ठीक है, फेंका गया है। अब देखिए a और b ले लेते हैं, ये ले लेते हैं v, ये ले लेते हैं बच्चों v/2, ठीक है बच्चों। अब देखिए, यदि b को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर फेंका गया हो, ठीक है, तो समान परास के लिए कंडीशन क्या हो गई कि r क्या है? दोनों के सेम है, ठीक है। इसके लिए थीटा अपने को निकालना है, r का फॉर्मूला लगा दो दोनों के लिए। तो v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 4g, ठीक है बच्चों। साइन 2 इंटू में 45 डिग्री, g से g उड़ जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर उड़ा देंगे अपन, ठीक है। और 2 इंटू 45 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1/4, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/4, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 1/4। ओके बच्चों, सेकेंड विल बी योर आंसर। आगे चले। ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, रेंज होनी चाहिए मेरे पास सेम, ठीक है बच्चों। तो ये बोल रहा है θ1 है तो दूसरे वाला कितना होगा? 90 डिग्री माइनस θ1। बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए एक दूसरे के, या फिर आप ये कह सकते हो कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यदि मैं इसके लिए T1 निकालना चाहूँ, ये क्षैतिज के साथ ही बना रहे हैं, यदि मैं T1 निकालना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ साइन θ1 अपॉन में g, ठीक है। और इसके लिए यदि मैं T2 निकालना चाहूँ इस एंगल के लिए तो ये आ जाएगा 2u cos
θ1 अपॉन में g, ठीक है। अब देखिए T1 T2 को आप यदि मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, T1 T2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4u² अपॉन में g², ठीक है, sin θ1 cos θ1। अब देखिए 4 है, इसको 2 अंदर कर दीजिए, ठीक है, तो 2u² बाय g² sin 2θ। अब आप मेरे को बताइए u² sin 2θ बाय g क्या हो सकता है, रेंज हो सकता है। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ T1 T2 इज प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन पूछा है, ठीक है, तो डायरेक्टली r के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। थर्ड विल बी योर आंसर। चलिए अब देखिए, फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg एट रेस्ट। हमेशा इस क्वेश्चन का क्रक्स क्या रहेगा, FT ग्राफ एरिया अंडर द कर्व, area under the curve gives change in momentum। बात समझ में आ रही है, gives change in momentum, ओके। तो 1 सेकेंड के बाद की बात कर रहा है। अब ध्यान देना, यहाँ पे टाइम 5 सेकंड भी दे रखा है, 10 सेकंड भी दे रखा है, लेकिन ये बात किसकी करना चाह रहा है, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए बात करना चाह रहा है। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, ठीक है, डेल्टा P इज इक्वल टू एरिया निकाल लो 20 इंटू में 1, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इनिशियल इसके पास वेलोसिटी थी नहीं, V फाइनल है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू में 1 बाय अपॉन मास कितना है 2 kg, ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो थर्ड विल बी योर आंसर। तो इस क्वेश्चन की जो मेन थीम है वो ये है कि FT ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन मोमेंटम देता है। तो चेंज इन मोमेंटम लेके आओगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, इनिशियल मोमेंटम है नहीं, क्यों, क्योंकि बोल रखा है कि एट रेस्ट पे है ये पहले, ठीक है। आगे चलें, the rate of mass of the gases emitted from a rear of a rocket is initially 0.1 kg per second if the speed of the gas relative to the rocket is 50 meter per second and mass of the rocket is 2 kg, then the acceleration of the rocket, ठीक है। अब आप ध्यान देना, किसी समय जब इसका द्रव्यमान, मतलब एट इंस्टेंट की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए जब रॉकेट पीछे से गैसेस निकाल रहा है तो उसका मास भी वेरिएबल है, लेकिन किसी एट इंस्टेंट की अपन बात कर सकते हैं। फोर्स की जब भी आप इक्वेशन लिखते हैं ना बच्चों, देखिए P इज इक्वल टू mv, ठीक है। तो फोर्स जब भी आप करोगे तो दो तरह की इक्वेशन आती है, ठीक है, एक आती है mdv/dt और सेकेंड इक्वेशन आती है v dm/dt। दोनों तरह की इक्वेशन आती है। ज्यादातर आप जो न्यूटन लॉ मोशन में सोल्व करते हो वो सारे के सारे क्या करते हो, mdv/dt सॉल्व करते हो। क्या सॉल्व करते हो बच्चों, mdv/dt, और v dm/dt जो होती है वो ज्यादातर वहां मास कांस्टेंट मान के चलते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो दी हुई है। तो ये ना लग करके क्या फॉर्मूला लग जाएगा, dm/dt। तो वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी लग जाएगी 50 इंटू में मास की रेट क्या है 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, इसको भी न्यूटन ही बोलेंगे, ठीक है बच्चों। कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, और यहाँ पे ma, तो a अपने को निकालना है, एट इंस्टेंट के ऊपर मास भी दिया हुआ है, तो 5/2 कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, आगे चले, थर्ड विल बी योर आंसर 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, फर्स्ट विल बी योर आंसर। आगे चलें, ए मैन वेइंग 80 kg स्टैंडिंग इन ए ट्रॉली वेइंग 320 kg। ओके, ये ट्रॉली है 320 kg, ये अपना मैन है भाई, ठीक है। इस मैन का मास कितना है 80 kg। ओके बच्चों, कितना है 80 kg। अब ये क्या कह रहा है, ये इसके ऊपर खड़ा है, ठीक है। द ट्रॉली इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रेल्स। ओके, ये रेल्स के ऊपर रखी हुई है ट्रॉली। अब देखिए, इफ ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन ट्रॉली विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, देन आफ्टर 4 सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू द ग्राउंड इज। अब सबसे बड़ी खास बात क्या आएगी बच्चों, अपने को रिलेटिव भी देखना पड़ेगा। कैसे से, ये तो आगे जाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन ये जो आपकी रेल है इसके अंदर भी पीछे की साइड कुछ ना कुछ वेलोसिटी जनरेट होगी। तो ये जो पीछे की साइड जो वेलोसिटी जनरेट होगी ये इनके कंबाइंड मास की होगी। कैसे, देखो ये आएगा आपके 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो देखिए वापस मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इंटू 1 इज इक्वल टू 80 प्लस 320, ठीक है। अब पीछे की तरफ है ये वेलोसिटी, तो v, तो v यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 अपॉन में कितना आ रहा है बच्चों, आई थिंक ये आ जाएगा 400,
v, ठीक है ना, नहीं v तो यहाँ निकाल दिया, तो 400 डायरेक्टली ले लीजिए आप, ओके। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो साथ में 1 था ही, 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 5, तो v कितना आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, अब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैन की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.5, पीछे की तरफ जा रहा है या आगे की तरफ जा रहा है, दोनों का जस्ट अपन करेंगे तो 1 माइनस 0.2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0.8 मीटर पर सेकंड मेरे को मिल जाएगा। जैसे ही 0.8 मीटर पर सेकंड मिला तो ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तब डिस्टेंस की जब ये बात कर रहा है तो 0.8 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 3.2 मीटर विल बी माई आंसर। ओके बच्चों, ये ध्यान देना कि ये आगे जा रहा है, लेकिन जब भी अपन आगे जाते हैं तो पीछे की तरफ धक्का देते हैं जिस प्लेटफॉर्म के अंदर अपन है, और ये फ्रिक्शन लेस के ऊपर रखा हुआ है तो ये भी तो पीछे मूव करेगा, और ये मूव करेगा तो अपन इसके रिलेटिव, तो ये अपने को भी पीछे लेके जाएगा, ठीक है। वो पीछे ले जाने की जो स्पीड है वो अपन ने निकाल ली। पीछे ले जाने की स्पीड में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पीछे ले जाने की डायरेक्शन तो मैंने पहले ही बोल दी कि वो पीछे ले जा रहा है, तो मैं खाली स्पीड की बात करूंगा, स्पीड डायरेक्टली मैंने निकाल ली। तो अब ये पीछे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, विद रिलेटिव ग्राउंड देखूंगा मैं तो 1 माइनस में 0.2, ये 0.2 जो है इसके पास भी है और इसके पास भी है, बात समझ में आ रही है। तो कितना आ जाएगा 0.8। आगे चले, अब देखिए, ए गार्डनर वाटर्स द प्लांट बाय ए पाइप ऑफ डायमीटर 1 mm। ओके, पाइप ले लो, ठीक है, ये पाइप ले लिया, इसका जो डाया है वो कितना हो गया 1 mm। ओके बच्चों, और 0.5 mm इसकी क्या हो गई रेडियस, ठीक है बच्चों, ये क्या आ गई इसकी रेडियस, डाया तो ये था ही, ये इसकी रेडियस आ जाएगी 0.5 mm। ओके बच्चों, अब देखिए वापस वही चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, फोर्स जो है पर्टिकुलर आपने कभी फील किया हो, यदि आपने वाटर के पाइप को पकड़ा हुआ है तो वाटर का पाइप जिस आप कहते हैं ना जिस फोर्स के साथ में या फिर जिस मोमेंटम के साथ में पानी को बाहर फेंक रहा है उसके जस्ट अपोजिट भी आपको थोड़ा बहुत फोर्स फील होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे एक्शन रिएक्शन। इसीलिए क्या बोल रहा है द रिएक्शनरी फोर्स, ठीक है ना, रिएक्शनरी फोर्स, ये रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन वैसे पर्टिकुलर है ना, इंटरचेंजेबल होते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि ये पहले हुआ या बाद में हुआ, ठीक है ना, माना जाता है कि भाई एक एक्शन मान लो और एक रिएक्शन मान लो। अब देखिए आप F इक्वल टू क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, तो mv/t, क्या मैंने सही लिखा। अब यदि डेंसिटी की जब मैं बात कर रहा हूं, देखना इसका जो एरिया है वो है a, ठीक है। अब देखते जाओ, अब mv/t, अब जो वाटर है हमेशा कभी भी फ्लूइड की कभी भी बात की जाए तो मास से काम नहीं चलेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाय टाइम, एक ये हो ही गया, और साथ के अंदर क्या है अपने ये जो है v, ये क्या है स्पीड, बात समझ में आ रही है, ये क्या है स्पीड। अब पर्टिकुलर देखा जाए तो स्पीड होगी क्या, स्पीड को जब मैं बात कर रहा हूं तो स्पीड क्या मैं लेके चल सकता हूं। अब देखिए, मान लिया कि वाटर का वॉल्यूम है v, ये वाला है वॉल्यूम, ठीक है ना, ये क्या है वॉल्यूम, ठीक है, मान लिया वाटर का है v वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्या यही स्पीड नहीं है क्या, देखिए ध्यान से, क्या यही स्पीड नहीं होगी, ध्यान से देखो, v ले लिया मैंने, ठीक है, वॉल्यूम, अब L/T डायरेक्टली आपके निकल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा डेंसिटी v/t, ठीक है, v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे ये वॉल्यूम आ गया, अब AT, तो यहाँ पे डेंसिटी, ठीक है, और अपॉन में एरिया इनटू में v/t का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, ध्यान देना, यहाँ क्या है, यहाँ वॉल्यूम है, ठीक है, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वॉल्यूम की रेट है। तो अब आप क्या कीजिए, डेंसिटी 10⁻3, ठीक है, पाई r 0.5 इंटू में 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और v/t आपको दे रखा है 10 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.127 न्यूटन। बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो ये पर्टिकुलर मैं कहाँ से लेके आऊँ, भाई वॉल्यूम अपन क्या बोलेंगे, भाई यहाँ पे जो वाटर निकल रहा है उसका वॉल्यूम का है, अपने पास एरिया है, अपने पास लेंथ है और अपने पास टाइम है, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ,
वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू में वेलोसिटी मेरे पास होगी इसकी, एरिया इंटू में वी टी, ठीक है ना। वॉल्यूम को मैं, देखिए ध्यान से वापस समझिए, वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू में वी टी, ये यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इंटू में टाइम क्या होगा, लेंथ, और ये एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं v को क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम अपॉन में a बाई टी, यही सही है फॉर्मूला आया है। मैंने एक बार और समझा दिया है बच्चों आपको, ठीक है, हो जाएगा। चलिए बच्चों, द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट सडनली एक्सप्लोड, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो सडनली एक्सप्लोड हो गया है बच्चों, क्या हो गया है, सडनली एक्सप्लोड हो गया है। इसका मास m ले लो, इसका मास m ले लो, ठीक है, और इसका मास क्या ले लो, 2m। अब देखिए जो रेशियो इसने बोले हैं उसी रेशियो के हिसाब से अपन चल रहे हैं, ठीक है, उसी रेशियो के हिसाब से अपन चल रहे हैं। देखिए 1:1, तो इसका मास m, इसका m और इसका 2m, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो बात कह रहा है, ये कह रहा है कि जो इक्वल पार्ट वाले हैं वो राइट एंगल से मूव करते हैं और इक्वल स्पीड से मूव करते हैं। राइट एंगल से मूव करवा दो, ठीक है, और इसकी स्पीड क्या मान लो, v डैश। अपने को पता नहीं, अब क्या करना है अपने को, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। क्यों, क्योंकि जब भी एक्सप्लोजन होता है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता। जब भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा हो या फिर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 होता है, अपन वी कैन अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, तो अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अब देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन से अप्लाई करके देखते हैं फटाफट। P इनिशियल 0, P फाइनल, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन के साथ में चलना होगा, वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप। ये देखो ये आई कैप डायरेक्शन होगी और ये जे कैप डायरेक्शन हो गई, ठीक है बच्चों। और प्लस इसका भाई मुझे पता नहीं है अभी तक क्या कंडीशन आएगी इसकी, तो मैं वी डैश ले लेता हूँ, ठीक है। अब एम से एम उड़ा के इनको इधर ले जाओ, तो वी डैश जो होगा मेरे पास कितना आ जाएगा, -v/2 आई कैप -v/2 जे कैप, ये आ जाएगा। अब डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, v डैश का मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया अपने पास, ये वेक्टर ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए v/2 का होल स्क्वायर प्लस में v/2 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब देखिए v²/4 v²/4 2v²/4, तो v/2, तो आई थिंक v/√2 आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट का स्पीड आ जाएगा आपके पास, कितना, v/√2। ओके बच्चों, सेकंड विल बी योर आंसर। आगे चलें। अब देखिए इन द गिवन फिगर द पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, मास दे दिया अपने को, मास कितना दिया है इन्होंने, मास दे दिया एग्जामिनर ने 0.1 kg। ओके बच्चों, और द इम्पल्स एट t = 2 सेकेंड। देखो इम्पल्स के लिए आप ध्यान रखना, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक तो होता है नॉर्मल इम्पल्स और एक होता है इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स के लिए अपने को बाय टाइम भी लेना है, और यदि आपसे इम्पल्स की बात करना चाह रहा है तो ओनली ये चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करना चाह रहा है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना, चेंज ऑफ मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल। देखिए P फाइनल t = 2 सेकेंड पे P फाइनल कितना है, 0, और P इनिशियल कितना है, मास कितना है मेरे पास 0.1, इनटू में स्लोप कितना है, देखिए 4/2, कितना आ जाएगा 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा -0.2 kg/s विल बी माय आंसर। ओके बच्चों, इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्सिव फोर्स वो न्यूटन में आएगा, ठीक है, बाय टाइम लेना पड़ेगा अपने को। अब देखिए इफ द मास ए बी दे दिया आपको, ठीक है, डायग्राम वापस बना लेते हैं अपन। ये आपको दे दिया 3 kg, ये दे दिया 5 kg, और यहाँ से एक और फोर्स 5 न्यूटन का अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए मेरे को क्या करना है, इसकी FBD बनानी है। क्या बनानी है बच्चों, FBD बनानी है इसकी। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम यदि मैं बनाता हूँ तो ये 3, ओके बच्चों, ये 5 न्यूटन का फोर्स, ओके बच्चों। देखिए अब नीचे की तरफ mg कितना आ जाएगा 30, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। उसको एक्चुअली मैं यदि बनाऊंगा डायग्राम इसका, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मुझे यहाँ शो करना होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन AB, तो NAB = कितना हो जाएगा 5 and 30, 5 + 30 कितना हो जाएगा बच्चों
35 न्यूटन। ओके, हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे चलें। अब देखिए, टू व्हाट टेम्परेचर शुड द हाइड्रोजन एट 327 डिग्री सेंटीग्रेड बी कूल्ड एट ए कांस्टेंट प्रेशर शो दैट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसने बोल दी है, ठीक है, जो टेम्परेचर के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी होती है, ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बिकम्स हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। तो डायरेक्टली VRMS का रिलेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू रूट टी। यदि आप K की फॉर्म में लिखोगे तो VRMS 1 VRMS 2। ओके बच्चों, ध्यान देना, इक्वल टू क्या करोगे, डायरेक्टली डिवाइड कर दिया कांस्टेंट रख देने के बाद में मैंने, तो ये आ जाएगा 600 K अपॉन में T, ठीक है। तो VRMS 1 कितना था आपके पास V, और ये कितना है V/2 इक्वल टू 600 K/T, ठीक है बच्चों। अब देखिए स्क्वायर कीजिएगा तो आपके पास फाइनल जो है वो 600 K/4 आएगा, ठीक है बच्चों, और ये कितना आ जाएगा 150 K, ठीक है। अब इसको यदि आप डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कीजिएगा तो 150 माइनस में 273 कितना आ जाएगा बच्चों 123, लेकिन माइनस का साइन डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पर्टिकुलर पूछा क्या है, टू व्हाट टेम्परेचर, तो एग्जैक्ट टेम्परेचर की वैल्यू पूछिए, तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी -123 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आगे चले। When the temperature of a gas is raised from 27 degree centigrade to 90 degree centigrade, the percentage increase in the RMS velocity of the molecule is। हमेशा टेम्परेचर जो भी लेना है वो अपने किस में लेना है, केल्विन में। तो T1 क्या आ जाएगा 273 प्लस में 27, तो आई थिंक 300 के, और T2 आपके पास कितना आ जाएगा 273 प्लस में 90, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 363 के। ओके बच्चों, अब देखिए VRMS 1 लीजिए आप 300 के में चल रहा है सारा, और VRMS 2 363। ओके बच्चों, अब क्या पूछ रहा है ये, परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए क्या लिखूंगा मैं, VRMS 2 माइनस VRMS 1 अपॉन में VRMS 1 इंटू में 100, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्टली 363 माइनस में 300 अपॉन में 300 इंटू में 100। इसको बच्चों लगभग सॉल्व कीजिएगा तो 10% के अंदर आंसर आ जाएगा आपका। ओके बच्चों, 10% के आसपास आपके आंसर आ जाएगा। आगे चले। At 10 degree centigrade, the value of the density of a fixed mass of an ideal gas divided by its pressure is x. At 110 degree centigrade, this ratio will be। ये क्वेश्चन आई थिंक शीट का भी है, एक बार वापस अटेम्प्ट कर लेते हैं फास्ट स्पीड से। PV इक्वल टू nRT। ओके बच्चों, PV m/mWRT, V इधर ले जाओगे डेंसिटी बन जाएगा, डेंसिटी अपॉन में mWRT। ये किसका रेशियो बोल रहा है, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, किसका रेशियो बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ ए फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाय इट्स प्रेशर। तो डेंसिटी और प्रेशर का रेशियो बोल रहा है ये। तो डेंसिटी और प्रेशर का जो रेशियो होगा, देखिए डेंसिटी प्रेशर इधर आएगा, टेम्परेचर इधर चला जाएगा, तो लगभग मैं ये बोल सकता हूँ इसका जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा mW/RT। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए, यदि फर्स्ट केस के अंदर ये रेशियो x हो और सेकंड केस के अंदर मान लो अपन ले लेते हैं y, ठीक है, y अपने को निकालना है इक्वल टू, तो फर्स्ट केस के अंदर टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री, ठीक है। तो 10 डिग्री जो होगा वो 273 प्लस 10 कीजिएगा तो कितना आएगा 283। तो 283 और कितना आ जाएगा 383। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू में 283 अपॉन में 383। तो आई थिंक फोर्थ विल बी योर आंसर, ठीक है बेटा, हो जाएगा। चलिए सही है, चलो अब देखिए द डेंसिटी रो एंड प्रेशर P, ठीक है। डेंसिटी वापस जो पिछली स्लाइड के अंदर अपन ने इक्वेशन लिखी थी वापस वही लिखनी होगी अपने को, डेंसिटी अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट nRT, ठीक है। अब देखिए लाइन बनेगी, ये तो पक्का है, डेंसिटी मेरे को दे रखी है, ठीक है। डेंसिटी मेरे को कैसे दे रखी है, डेंसिटी देखो P मेरे को दे रखा है x एक्सिस पे और डेंसिटी मेरे को दे रखी है y एक्सिस पे, ठीक है। तो डेंसिटी मैं y एक्सिस पे ले लूँगा, ठीक है, और NW/RT ये मैं ले लूँगा P।
अब बताइए y इक्वल टू mx, ठीक है। लाइन तो बनेगी लेकिन लाइन का जो स्लोप है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। कैसे? जिसका टेम्परेचर कम उसका स्लोप ज्यादा, क्योंकि ये पूरी पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी है, बस t को छोड़ दिया जाए तो t क्या गवर्न करेगा? इसके स्लोप को गवर्न करेगा। तो जिसका टेम्परेचर कम उसका स्लोप ज्यादा। तो मैं क्या कह सकता हूं? T1 कम है T2 से। बात समझ में आ रही है? T1 कम है T2 से, क्योंकि T1 का देखिए स्लोप इतना है और T2 का स्लोप इतना है। बात समझ में आ रही है? तो जिसका टेम्परेचर कम होगा उसका स्लोप ज्यादा आएगा। चलिए अब यहां देखिए P और V के बीच में बता रखा है अपने को, तो PV इक्वल टू nRT, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन जो होगी वो मेरे पास क्या बन जाएगी? बाय V। ये इक्वेशन बच्चों होती है हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है, या फिर आप इसको हिंदी में बोलना चाहें तो अति परवलय है, ठीक है बच्चों। हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, लेकिन खास बात क्या है? जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो अपने मूल बिंदु से उतना दूर खिसकता जाएगा। कैसे? जैसे ये, एक तो ये ग्राफ बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। मूल बिंदु से ये दूर खिसकता जाएगा जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1। ओके बच्चों, आगे चलें। अब देखिए 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटमिक गैस, ठीक है, गामा मेरे को दे दिया 5/3, ठीक है, विद 1 मोल ऑफ डाइएटमिक गैस 7/5। अब अपने को सिंपल सा ध्यान क्या रखना है, ठीक है, एकल परमाणविक गैस के लिए इसने जो गामा दिया है अपने को वही लेके चलना है। एकल परमाणविक गैस के लिए जो गामा दे रखा है अपने को वही लेके चलना है, बस ये ध्यान रखिएगा। चलो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटमिक गैस दे रखा है, आइडियल मोनोएटमिक गैस का गामा दे रखा है 5/3, ठीक है, और आइडियल डाइएटमिक गैस का गामा दे रखा है मेरे को 7/5, ठीक है। तो मेरे को निकालना क्या है बच्चों? अपने को निकालना है गामा मिक्सचर, ठीक है। तो गामा मिक्सचर जो होगा आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? N1Cp1 N2Cp2 अपॉन में N1Cv1 और N2Cv2। ओके बच्चों, देखिए मोल तो सारों के 1 ही है, 1 मोल है आइडियल मोनोएटमिक, 1 मोल है डाइएटमिक, ठीक है, 1 है। अब Cp1 क्या आएगा? 5R/2 प्लस में 1, और Cp2 क्या आ जाएगा? 7R/2 अपॉन में 1, इंटू में Cv1 3R/2 प्लस में 1, इंटू में Cv2 कितना है? 5R/2। अब इक्वेशन एकदम इजीली हो गई, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 अपॉन बाकी सारा कुछ कट जाएगा 8, ठीक है। तो 3/2 1.5 विल बी गामा मिक्सचर, ठीक है। अब ये आप पूछोगे भाई ये कैसे निकाला? तो बच्चों Cp/Cv होता है ये, ठीक है, Cp/Cv, और Cp जो होता है वो साथ में R इसके साथ में इंक्लूड होता है R/2। तो 5R/2 अपॉन में 3R/2, सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाने के बाद में 5/3 आता है। 7R/2 अपॉन में 5R/2, सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाने के बाद में 7/5 आता है, ठीक है। वही यूज करना है, 1.5 आपके आ जाएगा। तो फर्स्ट विल बी योर आंसर। आगे चलें। अब देखिए 2 मोल ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विद 8 मोल ऑफ हीलियम, ठीक है, 2 मोल ऑक्सीजन और 8 मोल जो है वो किसके हैं? हीलियम। तो ऑक्सीजन बच्चों क्या है? डाइएटमिक। क्या है बच्चों? डाइएटमिक। और हीलियम क्या है? मोनोएटमिक, ठीक है बच्चों, क्या है? मोनोएटमिक। अपने को निकालना क्या है? इफेक्टिव स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cv मिक्सचर आपको निकालना है, इसका भी सिंपल है, Cv1 प्लस N2Cv2 अपॉन में N1 प्लस N2, ठीक है बच्चों। N1 कितना है? 2 मोल। Cv1 डाइएटमिक के लिए Cv क्या होगा?
5r/2 प्लस में 8 मोल मोनोएटमिक के लिए Cv क्या होगा 3r/2, ठीक है बच्चों, अपॉन में N1 + N2 कितना है 10, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्लस करने हैं। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5r प्लस में यहाँ पे आ जाएगा आपके 12r अपॉन में 10, ठीक है बच्चों। तो 17r/10 इक्वल टू 1.7 r विल बी योर आंसर। हो जाएगा बच्चों, आगे चलिए, आगे देखिए, इफ द मीन फ्री पाथ, कोई क्वेश्चन मिस नहीं हुआ, ठीक है, आगे चले। इफ द मीन फ्री पाथ ऑफ एटम इज डबल्ड देन द प्रेशर ऑफ गैस विल बिकम, याद कीजिए मीन फ्री पाथ की इक्वेशन kT अपॉन में √2 πd²P, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, मीन फ्री पाथ इज प्रोपोर्शनल टू P, तो λ1/λ2 इज इक्वल टू P2/P1, वैल्यू रख दीजिए। मीन फ्री पाथ क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो पहले लैम्डा ले लो, अब क्या ले लो 2 लैम्डा, तो P2 आपके पास आ जाएगा, प्रेशर इनिशियली P ले लो, ठीक है, P2 कितना हो जाएगा P/2, प्रेशर कितना हो जाएगा हाफ। आगे चलिए, अब देखिए, लेट V डिनोट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए आइडियल डाइएटॉमिक गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, ठीक है, द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज m नेग्लेक्टिंग वाइब्रेशनल एनर्जी। देखो खास बात इसने बोल दी है, यदि कंपन गति की ऊर्जा के पद नगण्य माने जाएं तो गलत कथन होगा, ठीक है। अब देखिए, एक अणु की √2v से ज़्यादा चाल हो सकती है, ठीक है। अणुओं की चाल की बात की जाए तो 0 से लेके इन्फिनिटी हो सकती है, क्योंकि देखिए आप dN/dV वाला जो कर्व करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग पर्टिकुलर वेलोसिटी, तो ये कर्व जो होगा आपके यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे इन्फिनिटी के अंदर आगे जाएगा, ठीक है ना। तो किसी ना किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 0 से लेके इन्फिनिटी अपन काउंट करेंगे इसके अंदर, बात समझ आ रही है। रफली डायग्राम बनाया है मैंने ये, तो ये वाला जो सही हो जाएगा। अब VRMS जो होगा अपना, VRMS प्रोपोर्शनल टू होता है √T, ये भी एकदम सही है। घूर्णन की माध्य गतिज ऊर्जा mv²/4 है, तो आई थिंक मुझे ये गलत लग रहा है, 4 से एक बार और देख लेते हैं। अणु की औसत गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी यदि औसत बोली जाए तो 5/2 kT, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे यदि मैं kT के अंदर काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दूं तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ 5/6 mv², ठीक है बच्चों, लिख सकता हूँ डायरेक्टली 5/6 mv² लिख दूंगा। तो देखो V यहाँ पे VRMS है, तो 4th मेरा सही हो जाएगा, 3rd जो है वो मेरा गलत है। ओके बच्चों, आगे चलें। एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस हैविंग ए वॉल्यूम V एंड प्रेशर P इज 3/2 PV, ठीक है। सारी एनर्जी दे रखी है किसकी, मोनोएटॉमिक गैस की। तो मोनोएटॉमिक गैस के अंदर आपको पता होगा ट्रांसलेशनल ही होती है, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैस के अंदर ट्रांसलेशनल ही होती है। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अब बोली जाएगी तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होते हैं, स्थानांतरणीय जो होते हैं, स्थानांतरीय डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं वही इसके पास होंगे, ठीक है। अब देखिए, द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल ऑफ डायएटॉमिक गैस द सेम वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है। यदि आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो डायएटॉमिक गैस के अंदर भी 3/2 PV ही होगा, ठीक है। तो डायएटॉमिक गैस के लिए 3/2 PV ही होगा, क्यों, क्योंकि ट्रांसलेशनल ओनली पूछ रहा है अपने से, रोटेशन की बात नहीं कर रहा है। हाँ, यदि कुल के बारे में पूछ लेता कि सभी अणु कुल ऊर्जा कितनी होगी, कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो अपन 5/2 PV कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आंसर जो होगा आपके सेकंड आएगा, ठीक है, सेकंड आएगा। हिंदी में देख लेते हैं। P दाब तथा V आयतन पर एकल परमाणु गैस के सभी अणुओं की ऊर्जा 3/2 PV है, तो समान आयतन तथा दाब पर द्विपरमाणु गैस के सभी अणुओं की ऊर्जा होगी, ठीक है। तो हिंदी मीडियम जो है इसमें सभी अणु थोड़ा सा ग्लिच हो गया है यहाँ पे। हिंदी मीडियम के हिसाब से यदि मैं बात करूंगा तो आंसर मेरा क्या आएगा 5/2 PV, और इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बात करूंगा तो आंसर मेरा क्या आएगा सेकेंड, ठीक है बच्चों। आगे चलें। अब देखिए, इफ द प्रेशर ऑफ ए गैस कंटेन इन ए क्लोज्ड वेसल इज इंक्रीज्ड बाय 0.4%, ठीक है, व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड द इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी, ठीक है। तो वापस
डायरेक्टली PV इज इक्वल टू nRT। क्लोज कंटेनर है तो V कांस्टेंट हो गया, तो P प्रोपोर्शनल टू T में ले सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली कोई कांस्टेंट ले लूँ, बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एरर वाला फॉर्मूला याद कीजिए, इनटू में 100 इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा T बाई T, ठीक है ना, डेल्टा T बाई T इनटू में 100। ठीक है, अब ये देखो, ये टोटल का टोटल जो है ये मेरे को कितना दे रखा है, 0.4 ले लूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, कितना ले लूँ, 0.4, यहाँ पे 1 ले लूँ, यहाँ पे T ले लूँ और यहाँ पे 100, तो T जो होगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1000/4, तो आ जाएगा मेरे पास 250K विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, 250K विल बी योर आंसर, फर्स्ट विल बी करेक्ट। आगे देखें 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इन ए थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस इसमें करेक्ट हो सकते हैं। ऑल हैव सेम स्पीड, गलत। ऑल हैव डिफरेंट स्पीड विद रिमेन्स कांस्टेंट, गलत, स्पीड भी चेंज होती रहती है। दे हैव सर्टेन कांस्टेंट एवरेज स्पीड, हाँ ये सही है। एवरेज यदि अपन बात करते हैं गैस को, यदि गैस के सारे मॉलिक्यूल्स के एज ए होल यदि मैं बात करूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ उनकी जो एवरेज जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। दे डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर या फिर वन अनदर, ये तो एकदम ही गलत हो गया। ठीक है, तो थर्ड विल बी योर आंसर। आगे देखें, द एवरेज मोमेंटम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इन अ सैंपल ऑफ ए आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स क्या, एवरेज मोमेंटम 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो नन ऑफ दिस विल बी योर आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब इसमें कौन सा है जो परिकल्पना नहीं है गैसों के अणुगतिक सिद्धांत की। अब देखिए, गैसों के अणु द्वारा घेरा गया आयतन नगण्य है, सही है, ये परिकल्पना है। गैसों के अणुओं का आकर्षण नगण्य है, ये भी परिकल्पना है। अणुओं के मध्य टक्कर प्रत्यास्थ है, ये भी परिकल्पना है। सभी अणुओं की चाल समान होती है, ये परिकल्पना नहीं है। ठीक है, कौन सी परिकल्पना नहीं है, फोर्थ परिकल्पना नहीं है। तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा, 35 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। आगे देखिए, द ग्राफ ए बी शोन इन फिगर। ठीक है, इस ग्राफ के हिसाब से आपको क्या निकालना है, डिग्री से डिग्री फ़ारेनहाइट, तो स्लोप निकालना है इसका। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो ढाल की यदि मैं बात करूं, या फिर आप स्लोप लिख दीजिए, स्लोप की यदि मैं बात करूं तो क्या करूंगा, देखिए यहाँ से स्लोप निकाल लीजिए, तो वाई एक्सिस के अंदर कितना आएगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 100 अपॉन में एक्स एक्सिस के अंदर 212 माइनस 32 कितना आएगा, 180। तो आई थिंक 5/9 मेरा आंसर आएगा, तो सेकेंड विल बी योर आंसर। आगे चले 37, इफ ए थर्मामीटर रीड्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर एज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक अलग से थर्मामीटर इन्होंने डिज़ाइन किया है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कहाँ आ रहा है बच्चों, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच थर्मामीटर रीड व्हेन द एक्चुअल टेम्परेचर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो एक्चुअल जो टेम्परेचर है वो कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये तो है, ये अलग है, ठीक है ना, ये अलग से स्केल है, और ये जो है ये अपना एक्चुअल टेम्परेचर है। तो एक्चुअल टेम्परेचर को जब आप देखेंगे तो 60 डिग्री अपॉन में 100, ठीक है, डिफरेंस 100 का रहेगा, x माइनस में 20, ठीक है, सही है। ये देखिए x माइनस में 20 डिग्री, डिग्री में लेके चल रहे हैं ना, 150 डिग्री माइनस में 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए 60 अपॉन में 100, ठीक है बच्चों, और इनटू में कितना आ जाएगा, 130 इज इक्वल टू x माइनस 20 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा, 78 आएगा, आई थिंक 78 आ जाएगा। 78 डिग्री इज इक्वल टू x माइनस 20 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 98 डिग्री। तो 98 डिग्री सेंटीग्रेड ये वाला थर्मामीटर यूज़ करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये थर्मामीटर का ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली अपन यदि डिग्री सेल्सियस स्केल की बात की जाए तो वो 0 डिग्री लेता है कि किसको, फ्रीजिंग पॉइंट को, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेता है किसको, बॉइलिंग पॉइंट को। लेकिन ये थोड़ा चेंजेस हैं, ठीक है ना, तो ये थर्मामीटर अलग है, और वास्तविक ताप जो है वो एक्चुअल जो थर्मामीटर अपना सेंटीग्रेड वाला उससे अपन ले रहे हैं। हो जाएगा भाई, कर लोगे, 98 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी योर आंसर। 38 देखिए, when a temperature of a rod increases from T to T plus delta T, its moment of inertia increase from I to I plus delta I. If alpha be the coefficient of linear expansion of the rod, then the value of delta I by I. देखो भाई, अल्फा लीनियर एक्सपेंशन है,
ठीक है ना। तो L डैश इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो सदैव ध्यान रखें डेल्टा L जो होगा वो होगा अल्फा L डेल्टा टी और डेल्टा L बाई L होगा अल्फा डेल्टा टी। बस इतना ध्यान रख लें, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आई जो आप लेके चलोगे, रॉड दे रखी है ना आपको, हाँ रॉड दे रखी है, तो लेट अज्यूम ये मिड से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है mr²/12, ठीक है। अब देखिए डेल्टा आई बाई आई, तो r जो है मैंने ले ली इसकी लेंथ, ठीक है, r मैंने इसकी लेंथ ले ली, तो ये कितना आ जाएगा 2 डेल्टा r बाई आर। अब यदि मैं इसकी बात करूँगा तो डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू रख दीजिए 2 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा आई बाई आई जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 अल्फा डेल्टा टी। तो फर्स्ट विल बी योर आंसर। 39. A brass disc fits simply in a hole of a steel plate. The disc from the hole can be loosened if the system. अब देखिए ब्रास की डिस्क है वो एकदम होल के अंदर फिट हो रही है, तो ये है मेरे पास डिस्क, जो अंदर है वो डिस्क है, ठीक है, एक होल है, ये मेरी ब्रास की डिस्क है, ठीक है बच्चों। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है अल्फा बी जो है वो अल्फा एस से बड़ा है, ये क्वेश्चन के साथ की इन्फॉर्मेशन है, ऑप्शन के साथ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यदि अल्फा बी ज़्यादा है, यदि ये कंडीशन मेरे को दे रखी है अल्फा बी ज़्यादा है, तो मैं टेम्परेचर यदि बढ़ाता हूँ तो एक्सपेंशन भी ब्रास में ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर यदि मैं कूल करता हूँ तो कंप्रेशन भी, ठीक है ना, तो इसका साइज कम भी ब्रास में ज़्यादा होगा, स्टील में थोड़ा कम हो पाएगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि लूजन कब होगी, मतलब उसके अंदर एकदम एग्जैक्टली फिट आ रही है, लूज कब होगी, जब ये अपन इसको कूल करेंगे तब इसका जो कंप्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, और इस ये जो स्टील की जो आपके बाहर जो कोई प्लेट है, इस प्लेट का कंप्रेशन इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा इसके रिस्पेक्टिवली, तो ये लूज हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ विल बी योर आंसर बच्चों। आगे चलें 40. ऑन हीटिंग ए लिक्विड और कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा, ठीक है भाई, क्यूबिकल एक्सपेंशन मेरे को गामा दे रखा है, ठीक है, इन ए कंटेनर। अब कंटेनर की बात करते हैं। अब देखिए कंटेनर की जब भी बात की जाए तो कंटेनर कोई 2D क्वांटिटी नहीं है, कंटेनर इज ए 3D क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन इसका लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है मेरे को, मतलब अल्फा मेरे को दे रखा है गामा बाई 3, ठीक है, लेकिन ये क्या है 3D क्वांटिटी है, तो उसका पूरे के पूरे आयतन में चेंज होगा, इसलिए मुझे गामा चाहिएगा। गामा क्या होगा 3 अल्फा, तो 3 गामा बाई 3, तो गामा डायरेक्टली गामा डैश ले लीजिए इसका, वो क्या आ जाएगा गामा ही आ जाएगा। इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि यदि अपन टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो अब जो लेवल है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जितना एक्सपेंशन लिक्विड का होगा उतना ही एक्सपेंशन कंटेनर का भी हो जाएगा, तो विल रिमेन ऑलमोस्ट स्टेशनरी। ओके बच्चों, 40 विल बी योर आंसर, सॉरी 40 क्वेश्चन का थर्ड विल बी योर आंसर। अब देखिए 41. द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आप इसने बोला हुआ है, तो देखिए तो PV इक्वल टू nRT, तो कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, तो P डेल्टा V इक्वल टू nR डेल्टा T। एक तो ये हो जाएगी इक्वेशन अपने पास, ठीक है, और यहाँ से यदि मैं V की इक्वेशन लेके आऊँ तो nRT बाय, ठीक है ना, P, एक ये हो जाएगी मेरे पास, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो, जब आप डिवाइड करोगे तो डेल्टा V बाई V, ठीक है, तो ये वाला P ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा T बाई T इंटू में P, ठीक है। और देखिए डेल्टा V बाई V जो होगा, डेल्टा V बाई V होता है वो क्या कहा जाता है, देखिए डेल्टा V बाई V आपके बोला जाएगा गामा अल्फा, सॉरी गामा अल्फा नहीं, गामा T डेल्टा T, गामा डेल्टा T, गामा डेल्टा T, ठीक है बच्चों। तो ये डेल्टा T बाई T इंटू में P, तो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल आउट। अब डायरेक्टली ये जो P है इसने खुद ने बोल दिया कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो गामा जो है वो T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बच्चों, आ जाएगा। तो तापमान की वृद्धि के साथ में घटेगा। आगे चलें 42 देखते हैं।
ए क्लॉक विद ए मेटल पेंडुलम बीटिंग सेकेंड्स कीप्स करेक्ट टाइम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इफ इट लूजेस 12.5 सेकेंड ए डे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये करेक्ट टाइम शो करती है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 12.5 सेकेंड लूज कर देती है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप याद रख सकते हैं 1/2 अल्फा डेल्टा टी, लेकिन खास बात 86400, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा टाइम अपन जो भी लेके चलते हैं वो हमेशा सेकंड्स में लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली टाइम 1 डे के अंदर जितने सेकंड्स होते हैं उसके हिसाब से ये काउंट होगा, ठीक है। तो 86400 बस समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा टी कितना है 12.5, 1/2 अल्फा मेरे को निकालना है, डेल्टा टी कितना है 25 और इनटू में 86400। ध्यान दीजिए 25/2 जो होगा वो 12.5 से कट जाएगा, तो अल्फा मेरे पास कितना आ जाएगा 1/86400, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आगे चलें। अब देखिए इफ एन एनुलर डिस्क ऑफ रेडियस r1 एंड r2 बी हीटेड देन, एक्सपेंशन के अंदर सदैव एक चीज का ध्यान रखिएगा, डेंसिटी को छोड़ के सारा कुछ बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो R1 एंड R2 बोथ इंक्रीज होंगे। 44 एंड स्टील स्केल इज कैलिब्रेटेड फॉर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द एरर इन द रीडिंग ऑफ द 50 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज। अब एरर निकालनी है आपको, तो आप क्या कीजिएगा, डेल्टा एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है बच्चों। अब L क्या है मेरे पास 50 सेंटीमीटर, 15 × 10⁻², अल्फा मेरे को कितना दे रखा है 1.2 × 10⁻5 इंटू में डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी क्या आएगा 27 डिग्री, तो क्या है एक्चुअल कैलिब्रेशन जो रियल में ट्रू वैल्यू दे रहा है, और ये क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा 3, और ये पर डिग्री सेंटीग्रेड है तो 3 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.018 mm आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ट्राई कर लोगे। आगे चलते हैं। इफ 2 रॉड्स ऑफ लेंथ L एंड 2L, ठीक है, एक की लेंथ L है और एक की लेंथ 2L, ओके। लीनियर एक्सपेंशन इसका अल्फा है और इसका 2 अल्फा है, ठीक है बच्चों। कनेक्टेड सो द टोटल लेंथ बिकम्स 3L, इसको कनेक्ट कर दिया दोनों को, अब टोटल लेंथ जो है मेरे पास कितनी आ गई 3L, तो ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द कंपोजिट रॉड इक्वल्स, ठीक है। तो 3L अल्फा इफेक्टिव आप ले लीजिए, साथ में क्या आ जाएगा L अल्फा प्लस में 2L 2 अल्फा, ठीक है। L से L उड़ा दो, तो अल्फा जो इफेक्टिव आएगा वो आ जाएगा 5 अल्फा/3, ठीक है बच्चों, आ जाएगा। चलिए, तो आई थिंक आज का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। तो आगे भी सारे के सारे पेपर्स के सॉल्यूशन आपके पास मिलते रहेंगे, जिस दिन आप पेपर देंगे उसी डे की इवनिंग को। और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और सिंडी जी ऐप को भी डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। ओके बच्चों, टेक केयर, बी सेफ, ध्यान रखिए।